हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो हमने पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों ने अभी 12th की पढ़ाई तो कर ली थी, बट ड्यू टू कोविड वो अपने एग्ज़ाम अभी उनके पोस्टपोन हो गए और एग्ज़ाम दे नहीं पाए। तो अभी हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हमारे 12th के एग्ज़ाम्स कब होंगे भी या नहीं होंगे, कहीं 10th जैसे तो ना कर दे, और होंगे तो हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें। हो सकता है कि जैसे हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें, मान लेते हैं कि हम सीए करने में ज्वाइन करने लगे, सीए ज्वाइन कर लेते हैं। अब सीए ज्वाइन कर लिया और बीच में ही 12th के एग्ज़ाम्स आ गए तो हम क्या करेंगे। तो आपके माइंड में तरह तरह की कन्फ्यूज़न चल रही है। इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मेरे साथ है मिस्टर गौरव पांडे। गौरव पांडे इस समय एक स्टूडेंट ही है। हम चाहते तो आपके सामने किसी सीए से भी इंटरव्यू दे सकते थे, बट आपकी प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक स्टूडेंट बेटर समझ सकता है, ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट को चुना है। मैं आपके थोड़ा सा गौरव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ और वो आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। वो इनपुट्स आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। तो गौरव के बारे में, गौरव एक ऐसा स्टूडेंट है जो 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, 12th में भी कोई बहुत बड़े मार्क्स भी नहीं थे, लेकिन इस समय इन्होंने डिलॉयट में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। बोथ ग्रुप इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक ही शॉट में निकाले। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का, कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और डिलॉयट में पहुंच गया, तो उसके इनपुट्स आपके लिए कितने काम के हो सकते हैं आप सोच सकते हो। मैं चाहता तो बहुत बड़ा कोई सीए भी यहाँ पर रख सकता था, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते एक स्टूडेंट ही दूसरे को समझ सकता है, इसलिए मैंने स्टूडेंट को ही चुना है। तो मिस्टर गौरव, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मिस्टर गौरव पांडे, आप ये बताएं कि क्या बच्चों को अभी 12th पर ही फोकस करना चाहिए या आगे जो भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे सीए हो या कुछ भी हो, उसके लिए कोर्सेज स्टार्ट कर देने चाहिए? आइडल सिचुएशन ये है कि आप अभी करंट कोविड सिचुएशन को देखें तो डेफिनेटली और इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, चाहे वो सीए से रिलेटेड हो या अदर किसी कॉमर्स के कोर्स से रिलेटेड हो, वो सब अपने एग्ज़ाम शायद नवंबर में पक्का कनेक्ट करने ही वाले हैं। और आप सब ये तो जानते हैं कि अगर आपने डिले किया तो आपके पास ओवर द पीरियड जो टाइम होगा स्टडीज़ और एग्जीक्यूशन के लिए वो कम रह जाएगा। तो अगर आप बोलते भी हैं कि आपका अभी तक 12th क्लियर नहीं हुआ, तो आप अपने पूरे दिनचर्या को एक आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पे आपके पास ऐसे आर्स हैं जो आइडल हैं या जो इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो उस पूरे दिन को और उस पूरे टाइम को आप डिवाइड कीजिए अपनी पढ़ाई के अंदर, और 12th के लिए एक सफिशिएंट टाइम रखिए ताकि आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी आगे की लाइफ के लिए, उनको भी आप एक टाइम दे पाएँ और उनको एट अर्ली स्टेज भी नहीं बोलूँगा, उस स्टेज पे जहाँ उनको स्टार्ट कर देना चाहिए आप स्टार्ट कर दें। तो अगर वैसा करेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशिएंटली टाइम होगा अपनी स्टडीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ गौरव, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी देख ही रहा हूँ जो बच्चे हमसे भी 12th पढ़े हैं वो कोई ऐसी पढ़ाई तो कर नहीं रहे, दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम इन्हीं पर ही क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम तो जाहिर है, आगे वाले एग्ज़ाम तो अपने नवंबर, जैसे मान लेते हैं ICI है तो फाउंडेशन के एग्ज़ाम तो नवंबर में ही होंगे, वो आगे नहीं होंगे, तो बच्चे टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हैं। तो आपकी बात मुझे भी सही लग रही है कि उन्हें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, तो पांडे जी ये तो आपने क्लियर कर दिया कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बच्चों को आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों के माइंड में आती है कि हम कहाँ से करें। कोई उन्हें कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई उन्हें कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो बताओ आप मुझे कि किस तरह की कोचिंग के साथ उनको जाना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? These questions are of more prevalent importance, क्योंकि ये सब इश्यूज़ आई थिंक हमने भी फेस किए थे हमारी कोचिंग को डिसाइड करते समय। पर जनरली जब हमने डिसाइड किया था तो हमने एक जनरल प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखा था कि जब मैंने मेरे लिए 10th की ट्यूशन्स करी थी तो मैंने ये पक्का देखा था कि मेरा जो टीचर है जो मुझे पढ़ा रहा है क्या वो 10th पास है। जब मैंने 12th के लिए किया था तो मैंने ये भी देखा था कि मेरा टीचर क्या 12th पास है, और वो सब का आंसर हाँ था, वो सब पास थे। तो मुझे ये चीज़ का कन्फर्मेंस था कि जो लोग मुझे पढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी रिलेवेंट नॉलेज पोजीशन है। तो अभी जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा करियर चूज़ कर रहे हैं और इसको हम हमारी पूरी लाइफ के अंदर आगे ले जाने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमको पढ़ाने वाला है, जहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो लोग प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल डिग्री को पोजेस करते हैं कि नहीं करते। और ये इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आप एज अ जनरल रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जहाँ आप जाने वाले हैं वो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने ज़रूरी है, क्योंकि आपको गोइंग फॉरवर्ड प्रोफेशनलिज्म बहुत काम आने वाला है।
अभी जैसे मैं ये बोलूँ कि अगर मुझे कुछ करना है और मेरे टीचर को वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है और मुझे उस चीज़ के बारे में या मेरे टीचर को उस चीज़ के बारे में प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, पर बुक पढ़ के मुझे पास करवा दिया, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है, लिटरली ये पॉसिबल है फाउंडेशन के अंदर। अगर आपके टीचर्स को 11th-12th का नॉलेज है तो ही कैन आस्क यू टू पास द फाउंडेशन एग्जाम विद द नॉलेज ऑफ 11th-12th, पर लिटरली ये आपको आगे IPCC और फाइनल में काम नहीं आने वाला है। तो एट वेरी स्टार्ट आप ऐसे टीचर्स से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म वेरी स्टार्टिंग से पोजीशन उनके पास हो, और वो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, पर वो कुछ कंडीशन, जैसे उनके पास रिसोर्सेज का लैक हो, या उनके पास टाइम का लैक हो, या उनके पास कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों जिसकी वजह से वो अपनी डिग्री या नॉलेज पूरी नहीं कर पाएँ, पर हाँ स्टिल वो बहुत पोजीशन करते हैं उस नॉलेज का और उस एबिलिटी का, पर वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, वो लिटरली पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो हमको बेसिक और जनरल रूल्स ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि हमारे टीचर्स और हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो बच्चों, मिस्टर गव ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ से भी पढ़ें, वो लोग जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, चाहे MBA की, चाहे CA की, वो लोग खुद भी MBA या CA होना चाहिए। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ टू ग्रेट एक्सटेंट, बट एग्जाम्पल तो हमने आनंद कुमार के भी देखे हैं, लेकिन ऐसे लोग बिरला ही होते हैं। आनंद कुमार नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी वो क्या है, मैं इसकी बहुत बड़ी क्या चला रहे हैं, कोचिंग। तो एग्जाम्पल तो ऐसे भी हैं, लेकिन ठीक है पांडे जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। हाँ, तो पांडे आपने ये तो क्लियर किया कि कम से कम जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे MBA चाहे CA, तो सामने वाला MBA या CA किया हुआ तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो जितने भी कोचिंग्स है सभी में क्या है, CA तो है ही। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्सी करवा रहे हैं तो उनमें सारे CA हैं, या MBA करवा रहे हैं तो उन सब में सारे MBA हैं। तो बच्चा कैसे चुने? CA वाली कोचिंग्स बहुत है जिनमें CA ही पढ़ा रहे हैं, MBA वाली कोचिंग्स बहुत है जिनमें MBA ही पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा कैसे डिसाइड करे? ये तो लगभग सभी में ही CA हैं। सर, आई डू एग्री योर क्वेश्चन कि आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, पर वहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज थॉरोली है? क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को जगा सकें? क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा सकें? तो मैंने मेरी लाइफ में जब भी मैंने 11th-12th की स्टडीज़ की थी, कुछ मेरे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे, जो मेरे टॉपिक्स को इंटरलिंक नहीं कर पाते थे, और वो क्वेश्चंस जो थे ना वो मुझे परेशान करते थे। हाँ, तो पांडे जी, जो मैं समझ रहा हूँ, इन इफेक्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे में को खुद को अंदर से जगाए, उसमें उसको इवोक करे, उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करे कि उसके खुद के डाउट आने स्टार्ट हो जाए, ना कि जो करिकुलम का पार्ट है वो बोल दिया, वो रट लिया और वो क्वेश्चन कर लिए और एग्ज़ाम दे दिया और आगे बढ़ गए। मैं समझता हूँ ये बातें आगे बहुत दिक्कत करती है जब आप बच्चे को खाली रटवा देते हैं, लेकिन मुझे कुछ एग्जांपल्स दो इस टाइप के जिसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न हुई हो और आपके जो क्यूरियोसिटी राइज हुई हो, जो क्लियर हुई हो, या इस टाइप के ऐसे कुछ एग्जाम्पल। तो प्रैक्टिकली सर इसके लिए मेरे एग्जांपल्स ये हैं कि मैंने 11th और 12th में कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रूडेंस क्या होता है, और उसके बाद 11th-12th में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी पढ़ी थी। अभी प्रूडेंस हमको बोलता था कि आपको एक्सपेक्टेड लॉसेस जितने भी है सारे बुक कर लेने हैं, और आपके जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उनको बुक नहीं करना है अगर जब तक वो अकर नहीं होते। तो अभी मैंने ये कंसेप्ट मेरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर लगाने की ट्राई की, जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन था जो मुझे बहुत खलता था। वो ट्रांजैक्शन ये था कि मेरे स्टॉक और कैपिटल असेट्स जो थे ना, उनको मैं उनके अंदर एक गेन बुक करता था, रिवैल्यूएशन गेन ऑन स्टॉक और कैपिटल असेट, जो मुझे लगता था कि प्रूडेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ में अगर दिखता था तो प्रूडेंस का कंसेप्ट तो सारा हिल जाता था। उसके बाद ऐसा ही एक और एग्जाम्पल जो मैं बोलूँ कि मेरा एक डिबेंचर है जो मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, और उसके डिस्काउंट को मैं राइट ऑफ करता था। हमारी बुक्स हमको सिखाती थी कि उसको 10 साल में, उसको 5 साल में, जो भी उसकी टर्म है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट को ओवर द टर्म राइट ऑफ करो। पर मेरा प्रूडेंस तो क्या बोलता था मुझको कि मेरा जो भी डिस्काउंट है, मेरा जो भी लॉस है, उसको मुझे इंस्टेंटली बुक करना है। तो मेरा प्रूडेंस का कंसेप्ट फिर यहाँ से हिल गया। अभी इसके बाद मेरा सेकंड मैंने आपको बताया, उसके बाद मेरा थर्ड एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैंने एक कार परचेज़ की, वो कार 5 लाख रुपये की है। अभी मैं ये मानता हूँ कि उसका सैलवेज वैल्यू 0 है और उसका लाइफ 10 साल है, तो उसका वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होना चाहिए एज पर आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? वो 4,50,000 होगा। पर आप सच में जाके देखेंगे क्या, आपने जो नई कार ली है उसका 1 साल के बाद वैल्यू क्या उसका 4,50,000 रहेगा जो 5 लाख की थी? शायद वो आधी हो जाएगी, पर उस आधी को तुमने कंसिडर किया ही नहीं। तो फिर से मेरा प्रूडेंस कहाँ गया? अभी ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे। अब अगर हम प्रूडेंस को सेट असाइड कर दें तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी वजह से मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती थी। जैसे कि हमको सिखाया गया था कि असेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है वो हमारे लिए एक असेट है। तो मैं ये सोचता था कि मेरे पापा के दुकान के बाहर जो सड़क है, उधर जो रोड लाइट्स लगी है, वो मेरे पापा को, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको आने में हेल्प करती है, तो मेरे पापा को शायद उनको भी एज अ असेट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।
पर फिर मैं उसी टॉपिक पे खुद को ये सांत्वना देता था कि शायद वो असेट रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पापा के पास उसकी ओनरशिप नहीं है। पर मेरे पापा ने अपने दुकान में एक टैंकर रख रखा था जो उन्होंने सेकेंड हैंड लिया था। अभी ओनरशिप तो उस टैंकर की भी नहीं है, पर वो भी मेरे पापा की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर मेरे दिमाग में एक एम्बिग्विटी क्रिएट करती थी कि ये हो क्या रहा है। अभी जैसे एक चीज़ और कि हमारी बैलेंस शीट में हमको दिखता था कि P&L का डेबिट बैलेंस है, अभी मैं उसको अगर असेट की डेफिनेशन से लिंक करता था तो फिर से क्लैश होता था। तो ये सब चीज़ें मिलके क्लैश करती थी। अभी कुछ चीज़ें जो शायद मेरे दिमाग में एज अ इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी कभी आई ही नहीं थी, वो चीज़ें भी मेरे टीचर ने मेरे दिमाग में एज अ क्यूरियोसिटी जनरेट की। जैसे हमको एक दिन क्लास में ये बताया गया था, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए रखा गया था कि क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक गाय दूध देती है या उस गाय के बच्चा होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जो लिटरली मदर डेयरी और अमूल करते हैं। क्या अभी आपने ऐसा सोचा है कि MCX जो और NCDX है जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो अकाउंटिंग कैसे करते होंगे। क्या कभी हमने ये सोचा है हमारे नेटफ्लिक्स और Dream11 ये सब अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को मतलब मेरे दिमाग में एक पर्दा था जिसके परे मैं गया ही नहीं था, पर मेरे टीचर्स ने मुझे उस पर्दे के बाहर लेके जाके प्रैक्टिकल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया। अभी जैसे कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे हमारे को बताया गया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम्स जो है उसके 4 से 5 रिलेवेंट यूज़ हैं, पर कभी ये सोचा नहीं गया था कि ये 4 से 5 रिलेवेंट यूज़ ही क्यों है, लॉ ऐसा क्यों करता है। हम अभी जैसे एक चीज़ और कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें शेड्यूल 3 था जिसको हम लोग ऑलमोस्ट छोड़ देते एक्सेप्ट कि हमको करंट असेट और नॉन करंट असेट का डिफरेंस बताते थे, उसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ देते। पर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं पढ़ता था तो मुझे डाउट क्रिएट होता था कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या चीज़ होती है, एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट क्या चीज़ होती है, डेफर्टिक्स की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, तो गर्व आपने ये बताया कि अकाउंट्स में किस तरह से आप कंफ्यूज थे और कैसे आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हुई आपकी कोचिंग की वजह से, किस तरह का टीचर होना चाहिए या आपने गाइड किया। देखो अकाउंट्स तो सभी बच्चों का क्या होता है फेवरेट, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे के लिए कुछ बच्चों के पास तो मैथ्स होती भी नहीं है या जिनके पास है मैथ्स, तो मैथ्स पे भी उन्हें कुछ गाइडेंस दो कि मैथ्स की कोचिंग कैसे किस तरह के टीचर से करनी चाहिए। इको लॉ के बारे में भी बताओ प्लीज़ गव। तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं मैथ्स लेके बताता हूँ कि मैथ्स में मुझको क्या क्या डाउट्स थे और क्या क्या चीज़ें थी जो मेरे सामने आई। तो सबसे पहले हम लेते हैं AP और GP का। अपने सबने ने पढ़ा होगा AP GP क्या होता है। AP का मतलब जैसे 2 4 6 8 मतलब सेम इंटरवल से बढ़ रही है, पर ये पता था कि 6 के बाद 8 आने वाला है और उसके लिए फार्मूला भी था, पर ये समझ नहीं आया था कि वो 6 के बाद 8 आ रहा है तो उसको मैं पढ़ के सीखूंगा क्या, मेरे लिए क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है। तो वो मेरे टीचर जो मेरे साथ आज है भी नहीं, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट मुझ में डाले कि उसका रीज़न उसका यूज़ क्या है। वो लिटरली उन्होंने अपनी पूरी एक क्लास आई थिंक 3 घंटे की क्लास सिर्फ AP और GP का रीज़न, उसके एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है कि वो है क्यों, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ये सिखाने में बताया। जैसे कि मुझे आज भी मैं ये बड़ा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरे टीचर मेरे साथ नहीं है, पर हाँ मैं बता दूंगा कि आज से 30 दिन बाद कोरोना के केस कितने होंगे, क्योंकि वो लगभग 3 से 4 लाख के इंटरवल से बढ़ रहे हैं। अभी सेकंड मेरा टॉपिक जो आता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो मुझको 11th और 12th में भी पता था, पर उसका यूज़ क्या है, उसको मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, वो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया। उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे आज तक भी याद रहता है। जिससे शोले और 3 इडियट्स का कलेक्शन कंपेरेबल नहीं है। 2 शोले का कलेक्शन जो था कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा कम था, जो कि मैं बोलूँ अराउंड 2 करोड़ रुपये के आसपास था। पर फिर भी उसको अगर आप 3 इडियट के कलेक्शन से कंपेयर करोगे तो आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लेक ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट रिमूव करते हैं। सेकंड मेरा कंसेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक इंसान को या 10 इंसानों को 10 कुर्सियों पे कैसे सेट करना है, उसमें से भी 2 जने साथ रहने चाहिए। ये मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, पर टीचर ने बताया कि इसका करने का रीज़न ये है कि अगर आपको पता है कि नंबर प्लेट्स डिज़ाइन कैसे होती है, गाड़ी के अंदर जो RG07 उसमें से 07 तो कांस्टेंट रहेगा, पर पीछे वाले नंबर सारे अलग होने चाहिए। मेरा पैन कार्ड कैसे बनता है, पैन कार्ड के सबके नंबर अलग अलग कैसे हैं। तो वो रीज़न जानने के बाद उन चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। अगर अब प्रैक्टिकली अब हम लॉ सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या इश्यूज़ थे। अभी मैंने नॉर्मली देखा है कि लॉ की जब क्लासेस होती थी तो टीचर सीधा आपको एक्ट के ऊपर लेके जाते थे, और मैंने देखा कि जब मैं रिवीजन के लिए कुछ खोलता था तो मुझे सीधा दिखता था कि एक्ट क्या है। जबकि मैंने जब क्लासेस की तो मुझे ये बताया गया कि एक्ट से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ क्या होता है, लॉ अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है, लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं। हमारे पास इंडिया के पास इतने सारे पुराने एक्ट्स हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, उसका टाइम कब का है, जो हमारा आज़ादी का टाइम था उससे भी पहले का टाइम, तो ऐसा क्यों है, नए वाले क्यों नहीं बनाए। ये सब पॉइंट्स हमारी टीचर ने हमको रख के दिए, उनका एक रीजनेबल आंसर दिया, और फिर हमको वो टीचर्स, हमारे जो टीचर्स थे, हमको लेके गए एक्ट्स पे। अभी जब मैंने ये भी देखा कि एक्ट्स को जब पढ़ाया जाता है तो उधर ये सिखाया जाता है कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो मेरे एग्जीक्यूटरी सेक्शंस होते हैं पूरे प्रोविजंस या लॉ के, उनसे पहले सेक्शन 2 और सेक्शन 1 होते हैं जो प्रीएम्बल और डेफिनेशंस को कवर करते हैं।
तो मेरे टीचर्स ने लिटरली उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 1 या 2 क्लासेस लगाते थे ऑलमोस्ट हर एक्ट में, उसके प्रीएम्बल और उसके डेफिनेशन को क्लियर करने में, जिससे मेरा पूरा जो भी एक्ट था वो रीजनेबली सारा क्लियर हो जाता था और बहुत रीजनेबल टाइम में मैं उसको रिवाइज कर पाता था, क्योंकि मेरे पास एक बहुत क्लियर और थॉर अंडरस्टैंडिंग होती थी उसके प्रीएम्बल और उसकी डेफिनेशंस की। अभी एक पॉइंट ये भी कि मैंने सिर्फ जब लॉ पढ़ा मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मेरे चैप्टर्स कौन से हैं, मेरे एक्ट कौन से हैं। हमको हमारे टीचर्स ने ये भी सिखाया कि इन एक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। दैट इज़ टू से कि मेरे को अगर कुछ इशू आ रहा है, मेरे अगर इंटरेस्ट में कुछ इशू आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ। मैंने गुड्स लिए, गुड्स डिफेक्टेड थे, अब रिटर्न कैसे करूँ। अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मैं मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे फेवर के लिए कैसे यूज़ करूँ। मैं कोर्ट के पास कैसे जाऊँ, कंप्लेन कैसे फाइल करूँ, कंप्लेन कहाँ फाइल करूँ, कंप्लेन कब फाइल करूँ। ये चीज़ें मुझे हमारे टीचर्स ने सिखाई। उसके बाद अगर आपके टीचर्स ने अगर आपको लॉ पढ़ाया और लॉ पढ़ाने के टाइम पे आपको उन्होंने यही नहीं बताया कि आपको अपने इश्यूज़ को, अपने फेवर को कैसे इस लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करना है, तो फिर उस लॉ के पढ़ने का मतलब क्या। आइडियली तो फिर उस टीचर को ही अबेंडन कर देना चाहिए। सही बात है या गलत बात है, आप ही बताइए। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स के अंदर लोग क्या करते हैं, लिटरली सप्लाई और डिमांड को पढ़ लेते हैं और जीडीपी को पढ़ लेते हैं और यही पढ़ाया जाता है क्लासेस में, और इनको समझ के मानते हैं कि उनको इकोनॉमिक्स आ गया। पर जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो लिटरली हमारे बेसिक कंसेप्ट को डेवलप किया गया था कि डिमांड और सप्लाई एग्जिस्ट करते क्यों हैं, जीडीपी का रियल मतलब क्या है। डिमांड के लिए हमें हमारे टीचर्स ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमारा जो बेसिक रूल है ऑफ डिमांड, उसमें क्या है कि डिमांड जो होती है मेरी, जब मेरा डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। पर क्या कोई और तरीका है जिससे मैं प्राइस को बढ़ा सकूं। तो टीचर्स ने हमको ये एलाबोरेट किया कि हाँ वी कैन डू द सेम बाय जस्ट स्टॉपिंग द सप्लाई ऑल्सो। और इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट किया जो लिटरली सोसाइटी में, जो लिटरली अभी के कॉमर्शियल लैंग्वेज में होता है, और वो क्या है, लोग अनियन का स्टोरेज करते हैं। अभी फिर एक क्यूरियोसिटी और टीचर ने डेवलप की कि अनियन का स्टोरेज ही क्यों करते हैं, ये सब जो हम पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं। पर उसका भी रीज़न बताया कि पोटैटो के साथ क्यों नहीं करते और टमाटो के साथ क्यों नहीं करते, अनियन के साथ ही क्यों करते हैं। और उसके बाद हमको बताया गया कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जीडीपी का क्या रिलेवेंस है। जीडीपी का रिलेवेंस ये है कि बताया कि जीडीपी इज़ नॉट अबाउट जस्ट कंप्यूटिंग जीडीपी यूजिंग द फॉर्मूला, बट उसका इंपॉर्टेंस ये है कि उसको आइडेंटिफाई करो कि वो है क्या। उससे हमको एक कंट्री की पूरी इमेज दिखती है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसको कैलकुलेट करता है। दैट इज टू से उसके लिए CSO है। हमको समझाया गया कि अब जीडीपी के अंदर भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन है, ये सब कुछ हमको बताया गया ताकि हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्ड से इंट्रोड्यूस हो सके और आइडेंटिफाई कर सके इकोनॉमी को एज अ होल। उसके बाद हमको समझाया गया कि बेसिक इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ लिया, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, पर उसके बाद भी बताया गया कि जो मार्केट में जो बिजनेस नॉलेज है, जो कमर्शियल एंड बिजनेस नॉलेज का एक सब्जेक्ट है जो हमारे फाउंडेशन में नया जुड़ा है, उसकी रिलेवेंस सबसे ज़्यादा है। उसके कुछ एग्जांपल ऐसे कि मेरा स्टॉक मार्केट जो है, मेरा स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है जब लॉकडाउन लगता है तब, मेरा गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ क्यों होता है जब लॉकडाउन लगता है तब, ये सब कंडीशंस क्यों एग्जिस्ट करती है। अभी एक चीज़ और इसके साथ मैं कोट करना चाहूँगा, जैसे एक चीज़ और, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका रिलेवेंस क्या है। अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ पॉलिटिकल व्यू फ्रॉम माई साइड, बट आई एम जस्ट गिविंग अ थिंग कि जो एग्जिस्ट करता है और जो हुआ है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वॉज लॉन्च वे बैक इन 1991 बाय मिस्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे उसके लिए उनको आई थिंक बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। पर अभी वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अगर हमारे नरेंद्र मोदी करते हैं तो इट इज़ नॉर्मली बिंग क्रिटिसाइज। दैट इज टू से लिबरलाइजेशन ऑफ आवर ऑयल कंपनीज, आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सपेक्टेड IPO, तो उन सबको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन सब के पीछे रीजंस जो हैं वो हमको एक्सप्लेन किए गए कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती क्यों हैं, और वो सब चीज़ें हमको कंसिडर करनी चाहिए वाइल सेलेक्टिंग एज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमको वो ये सब चीज़ों के आंसर दे पाता है, और इसके अलावा भी कुछ इससे रिलेटेड या इंसिडेंटल क्वेरीज जो होती है उनके आंसर दे पाता है। अगर वो दे पाता है तो वो हमारे लिए करेक्ट चॉइस है। हाँ, तो मिस्टर पांडे आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस करके दिया बच्चों को कि किस तरह की कोचिंग, किस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए कहाँ कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी तक बेसिकली आपने 2 बातें बोली है कि एक तो आपका टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना ही चाहिए जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, और दूसरी बात आप टीचर साहब में क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, ना कि आपको क्या रटने के लिए क्या करें, कंपेल करें कि किसी तरह से। अगर ये तो मैं अच्छे से मानता हूँ, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को ही मार दिया आपने, बच्चे की क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब आपने स्टूडेंट को ही मार दिया, फिर तो एक रटने वाली मशीन बना दी। लेकिन एक और पॉइंट पांडे जिस पर आपको मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बच्चों को गाइड करें कि आजकल जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एजुकेशन के लिए नहीं, पैसों के लिए काम करते हैं। सब के सब A to Z सभी लोग किसके लिए काम करते हैं, रुपए बनाने के लिए, फीस के लिए काम करते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों के, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड हो या फिर वो क्या हो, कितना भी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे। लेकिन अगर उसका मेन मोटिव रुपए कमाना है तो उस पर मैंने बहुत सारे बच्चों को बाद में ख़राब होते हुए देखा है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, और हम पढ़ाएंगे ही नहीं आपको। इस पर प्लीज़ बताएं।
ये जो टॉपिक है आई थिंक इट इज़ मच मोर रिलेवेंट देन अदर टॉपिक्स दैट वी हैड डिस्कस्ड। आई एम सॉरी फॉर दैट नॉट ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, इस टॉपिक पे रिलायबिलिटी लेने के बाद ही हमारे दूसरे टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अभी कोई टीचर अगर एजुकेशन को आपको बेचता है और आपको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ मनी मेकिंग मशीन मानता है, तो फिर अगर वो पुराने जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो उस टीचर को सेलेक्ट करना आई थिंक सही जॉब नहीं होगी। अभी अगर मैं उन टीचर को उसके बाद भी सेलेक्ट करता हूँ तो शायद आई थिंक आई विल नॉट गेट द एजुकेशन बट आई विल बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली। एक मिनट, ये बात तो देखो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, बट बच्चा कैसे असेस करेगा कि टीचर वास्तव में बच्चे को सीए या जो भी वो कोर्स परस्यू कर रहा है वो बनाना चाहता है? बच्चे को कैसे पता लगेगा? बच्चा तो टीचर को जानता ही नहीं है ना इनिशियली। बच्चे को कैसे पता लगेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि टीचर मनी माइंडेड है या वास्तव में पढ़ाना चाहता है? अभी लिटरली इस क्वेश्चन का आंसर मतलब पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो अगर एग्जिस्ट करती है या जो अगर होती है तो शायद हम ये दिस नॉट फाइनल कंक्लूजन आंसर, बट हाँ अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो शायद कुछ ना कुछ बिजनेस मोटिव तो है। जैसे कि अगर आपको आपके टीचर्स ये बोलते हैं कि 10 दिन आपका जो ट्रायल पीरियड था उसके बाद आपको फीस देना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपको क्लास में बैठाया नहीं जाएगा। और अगर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर ये फ़ीस दिया तो बैठाया, इवन दो वो फ़ीस नॉमिनल है और वो दे दिया तो आपको बैठाया जाएगा, उससे आपको वो बांधना चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे शायद। तो अगर वैसा करते हैं तो शायद आपकी टीचर्स मनी मेकिंग मशीन मानते हैं आपको, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप देखिए बिजनेस जब होता है, अभी इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं वो क्रेडिट पे चलते हैं, लोग करोड़ों का माल उधार दे देते हैं, पर एजुकेशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जबकि लिटरली फ़ीस तो बहुत कम होती है। और जब कोई गुड्स उधार पे देता है तो उसका तो कम से कम एटलीस्ट उसका वर्किंग कैपिटल तो उसमें इन्वॉल्व होता है, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, टीचर्स ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके कुछ एफर्ट्स होते, सिर्फ एफर्ट्स लगे, उसके अलावा उनका कुछ गया तो नहीं है। तो फिर भी अगर आपकी टीचर्स आपको कुछ पैसा देके रोकना चाहते हैं तो शायद उनका ऐसा माइंड चलता होगा कि वो मनी मेकिंग मशीन मानते हैं आपको। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो आप मान लीजिए कि आप शायद नवंबर एग्जाम के अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं और कोई भी कंडीशन से आपका रह गया नवंबर में, तो आप चाहेंगे कि आपका मई के अंदर आपका जो पढ़ाई है वो आपको इंस्टीट्यूट अगर आपका जो भी आप जहाँ से करते हैं वो पढ़ाए वापस और आपको उसके लिए हेल्प करे, और आपका इंस्टीट्यूट अगर आपको उस क्वेश्चन पे आंसर बोलता है कि आप अपने घर बैठ के पढ़ाई कीजिए और जब भी डाउट आए तो आ जाइए, तो शायद ये मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके लिए आपको पढ़ाना इकोनॉमिकल नहीं है, बट या एथिकल उनकी ड्यूटी तो एग्जिस्ट करती है कि वो पढ़ाएं। और अगर वो नहीं पढ़ाते तो आप उनको ये मान सकते हैं कि शायद उनका माइंड सिर्फ मनी के लिए ही डाइवर्ट होता है। अभी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हमारी फ़ीस जो हमसे इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं, जो पढ़ाते हैं हमको टीचर्स जो हमारे, क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना कि क्योंकि अफोर्डेबल, अगर फीस अफोर्डेबल नहीं है तो कुछ लोग तो शायद वहीं पे एज अ हर्डल रुक जाएंगे, उनके लिए आगे वाले क्वेश्चंस जितने भी अपने पॉइंट डिस्कस किए वो रिलेवेंट ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी एबिलिटी शायद ऐसा ना हो सकता है कि उनकी वो हाई फीसेज उनके पे करने की एबिलिटी ना हो। अभी नॉर्मली क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना वो ऐसा रखते हैं कि कुछ पुअर स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे हम लोग फ़ीस कलेक्ट नहीं करेंगे, पर हाँ रिच को तो वो पूरा काटेंगे। तो कोई भी इंसान आके चला के कभी अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर ये आके नहीं कहने वाला कि मैं पुअर हूँ, तो आइडियली उसको भी फ़ीस देनी ही पड़ेगी, और उस वजह से वो फीस का हर्डल उसके लिए भी आ जाता है। पर लिटरली होना क्या चाहिए, आइडेंटिफाइंग द कंडीशन ऑफ अ स्टूडेंट इज़ द जॉब ऑफ टीचर। अगर वो टीचर खुद आके करता है, और लिटरली हमने ये इंसेंसेस नोटिस किए हैं, देखे हैं कि ऐसा खुद आके करते हैं टीचर्स, तो वो उस स्टूडेंट को, ओवरऑल स्ट्रक्चर को, ओवरऑल एजुकेशन को एज अ बिजनेस नहीं समझते हैं, उसको एज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो बहुत एथिकल और बहुत प्योर है, और अकॉर्डिंगली उसका प्रोविजन करते हैं, क्योंकि रियली एजुकेशन इज़ नॉट मेंट फॉर बिजनेस बट इट इज़ इन प्रोविजन ऑफ सर्विस विच इज़ राइट ऑफ एवरीवन। हाँ, तो मिस्टर पांडे बिल्कुल सही बोला। अगर टीचर के इंटेंशन प्योर नहीं है तो चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल है, कितना भी एक्सप्रेसिव है, कितना भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, उससे तो ज्वाइन होना ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें ख़राब कर ही देगा अगर उसका इंटेंशन प्योर नहीं है। तो इन्होंने बताया पांडे जी ने कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि टीचर्स ऑनेस्ट है या नहीं है, या बच्चे को मनी मेकिंग मानता है या नहीं। उसको मैं समराइज़ करता हूँ कि पहले तो उसकी फ़ीस को देखो कि अफोर्डेबल है या नहीं, सभी बच्चों के लिए अफोर्डेबल, चाहे रिच हो चाहे क्या हो, पुअर हो। और दूसरी बात, इन केस भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड्स, लेकिन आप अगर फेल हो जाते हैं तो क्या आपको दोबारा से वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं उतने ही एफ़र्ट्स के साथ जितने एफ़र्ट्स उन्होंने पहले अटैम्प्ट में आपके लिए लगाए थे, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में वो आपके लिए क्या है, कोई स्टूडेंट फ़ीस तो दे ही नहीं रहा। और तीसरी बात जो पांडे जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेमो, ये वर्ड ही डीमो जो बिल्कुल बेकार वर्ड है, ये कोचिंग में किस बात का डीमो, कोई भी बच्चा किसी के पैसे नहीं खाता, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता है कि हम पढ़ पढ़ा के यहाँ पर पैसे ना दें, और मतलब ही नहीं है ऐसा कोई बच्चा चाहे। लोग करोड़ों रुपए का माल क्या बेच देते हैं, उधार बेच देते हैं, 1 रुपया भी क्या है
उनका नहीं डूबता है, या डूबता है तो बिजनेस का पार्ट है, लेकिन कोचिंग्स में तो ऐसा किसी बच्चे की मेंटालिटी नहीं होती है। तो ये डेमो वर्ड हटा देना चाहिए, बच्चा अपने हिसाब से क्या दे फीस। और सही बोल रहे हैं कि टीचर्स का क्या लगा है बैठना, टीचर्स के तो कोई एफर्ट्स ही नहीं लगे। बिजनेसमैन तो गुड्स खरीद कर उधार बेच देता है, पूरी दुनिया ट्रस्ट पर चल रही है, और यहाँ पर टीचर्स क्या है, पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब कुछ और कोई बात पांडे जी जो किसी बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करते समय कुछ असेस करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। कोई भी और बात जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, जो मैं मिस कर रहा हूँ, आप बताइए। जो सबसे लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, और जो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने कवर नहीं किया, वो ये है कि इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग अगर कुछ मिल जाता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उसका एक एग्जांपल आपको मैं कोट करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कोचिंग्स के अंदर क्या होता है, डाउट्स के सेशन होते हैं जिसमें पूरी क्लास बैठती है। अभी इंडिविजुअल बच्चे अपना डाउट पूछते हैं। अभी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका डाउट अगर लास्ट में आया और उसके 2 डाउट्स थे या 3 डाउट्स थे, तो अगर वो लास्ट में लिए उसने वो डाउट्स और उसके वो आगे वाले 1.5 या 2 घंटे ख़राब हो गए, तो वो एग्ज़ाम टाइम के लिए वो 1.5 या 2 घंटे बहुत रिलेवेंट होता है। और अगर उसी को उसकी जगह एक इंडिविजुअल सेशन मिलता कि उसके डाउट क्लियर हो जाए, तो उसके लिए वो बहुत आई थिंक फ़ायदेमंद रहता। तो अगर वैसा कुछ हो, और जो हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हमको इंडिविजुअल सेशंस मिले, टीचर्स ने अच्छे से डील किया इंडिविजुअली और प्रॉब्लम सॉल्व की, और अकॉर्डिंगली हमारा टाइम भी बहुत सेव हुआ। तो ये भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आप चूज़ करें तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके इंडिविजुअल डाउट सेशंस होने चाहिए। हाँ पांडे जी, लास्ट बात भी जो आपने बोली मिस्टर पांडे, बहुत ही अच्छी बात बोली कि टीचर्स को पर्सनली बच्चों को टाइम देना चाहिए। क्योंकि क्लास में टीचर्स चाहे कुछ भी पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, बच्चा भूलेगा तो सही एटलीस्ट। चाहे कितना भी अच्छा टीचर है, लेकिन बच्चा क्या होगा, एग्ज़ाम आते समय तक तो भूल ही जाएगा। तो उसको बैकअप मिलना चाहिए और पर्सनली मिलना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के बीच में बहुत सारे बच्चे तो पूछ ही नहीं पाते हैं डाउट, अगर आप डाउट क्लास अरेंज कर दो। और दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, एक बच्चे के 2 डाउट है, वो टॉपिक लास्ट में डिस्कस होता है, तो उसका एग्ज़ाम टाइम में 2 घंटे वेस्ट करना क्या है, कोई मतलब की बात नहीं है। तो टीचर को पर्सनल क्या मिलना चाहिए, अब स्टूडेंट्स को क्या मिलना चाहिए, पर्सनल टाइम्स टीचर से मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो थैंक यू सो मच मिस्टर पांडे, आप इस समय लॉकडाउन के टाइम में मेरे पास आए और आपने बच्चों की हेल्प के लिए ये क्या बनाया, वीडियो बनाया। तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर पांडे आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपका अटेम्प्ट जो बिल्कुल पास है, उस समय भी आपने बच्चों की हेल्प के लिए टाइम निकाला, इनकी विशेज़ आपके काम आएगी, और आप जल्दी अगली बार नेक्स्ट इंटरव्यू हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट करेंगे। लव यू। हाँ, तो डियर व्यूअर्स, ये थे मिस्टर गर्व पांडे जिन्होंने अपने इनपुट्स दिए, और आई होप ये आपके लिए बहुत काम के होंगे। आप उनके बेसिस पर अपना कुछ डिसीजन ले पाएंगे, या आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ, बट समर्थ में कोई भी चीज़ कंक्लूड हो ही नहीं सकती एक ऐसी शख्सियत के बिना जो आप सबके फेवरेट है, मोस्ट फ्रेंडली पर्सन, अमेजिंग, सुपर डुपर टैक्टफुल, नॉलेजेबल पर्सन, मिस्टर मनीष खत्री, CA मनीष खत्री। मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शायद तक आप पहचानते होंगे मुझे। मैं CA मनीष कुमार खत्री, समर्थ कॉमर्स क्लासेस से। अभी आपने मिस्टर गर्व पांडे को सुना, उन्होंने जो आपको इनपुट दिए वो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। कंक्लूज़न के तौर पे बच्चों, मैं आपको केवल एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसे बच्चों को पता है कि मेरा मेन काम यही होता है, स्टोरी सुनाना। ये स्टोरी 2 प्लेयर्स की है जो क्रिकेट मैच खेलते हैं। दोनों की एज है बेटा 16 साल। फर्स्ट मिस्टर A, पहला मैच, 16 साल की एज, सामने एक खतरनाक बॉलर, पहली ही गेंद बाउंसर सीधी हेलमेट पर, उस बच्चे के नाक से खून निकलने लग गया। वो बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेचर लेके आइए, इसे बाहर ले जाइए, लेकिन वो लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं खेलेगा। वो लड़का खड़ा हुआ, अगली गेंद फिर बाउंसर उसके हेलमेट पे लगी, वो बच्चा फिर डाउन। इस बार सही में स्ट्रेचर को लाना पड़ा और उस बच्चे को पेविलियन में लेके गए। ये थे मिस्टर A। सेकंड स्टोरी है मिस्टर, जिसको आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। लड़का 16 साल का, पहली ही गेंद हेलमेट पे लगी, नाक से खून, नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है। लोग बोलते हैं स्ट्रेचर लेके आइए, इसे बाहर लेके जाइए, लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं खेलेगा। और उसके बाद में जो वो लड़का खेला, पूरी दुनिया आज उसे जानती है। इन दोनों में, मिस्टर A में और मिस्टर सचिन तेंदुलकर में एक अंतर है।
अब आप सोचेंगे इस पे अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? डिफरेंस है एक चीज़ का। पहला, जो पहला प्लेयर गिरा मिस्टर ए, गिरने के बाद वापस खड़ा हुआ बोला कि मैं खेलेगा, वो है उसका मोटिवेशन। सेकंड प्लेयर भी खड़ा हुआ और बोला कि मैं खेलेगा, वो भी उसका क्या है? मोटिवेशन। लेकिन जो मेन डिफरेंस आया वो आया सेकंड चीज़ के अंदर। वो जो मिस्टर ए खड़ा होने के बाद जब वापस सेकंड बॉल खेलता है उसके हेलमेट पे लगती है, मतलब कि उसमें स्किल्स की कमी है। उस सेम चीज़ को दोबारा करने में वो नाकामयाब हो गया, मतलब कि मोटिवेशन था लेकिन स्किल्स की कमी थी। लेकिन जो सेकंड प्लेयर था खड़ा हुआ पहली गेंद पे चोट लगने के बाद, लेकिन उसने बाद में जो खेला पूरी दुनिया उसको याद रखती है। इसका मतलब मोटिवेशन था लेकिन साथ में स्किल्स भी थे। कई बच्चे आज के टाइम में केवल मोटिवेशन ढूंढते हैं। मोटिवेशन प्ले अ रोल, लेकिन उसका जो रोल है वो 20% है। 80% जो रोल होता है वो बेटा होता है आपके स्किल्स का। तो हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो मेन चीज़ है वो है आपके स्किल डेवलपमेंट। इसीलिए ग पांडे ने आपको बताया कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि 12th के अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, होंगे या नहीं होंगे, भूल जाइए उस बात को और केवल एक चीज़ पे फोकस कीजिए, वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट कर दिया तो बेटा ये पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। मोटिवेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी एक नॉर्मल लड़के को अगर 1 महीना 2 महीना क्रिकेट खिला देते हैं, उसमें मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन वो विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते आप उसके अंदर। उस बंदे को विराट कोहली के स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते। और नो डाउट मोटिवेशन होगा, लेकिन स्किल्स का जो लैक है, स्किल्स की जो कमी है, वो उसके कारण वो बंदा कभी भी उससे आगे निकल नहीं पाएगा। तो अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, मोटिवेशन यस होना चाहिए, लेकिन साथ में जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? आपका स्किल डेवलपमेंट। और इतनी वीडियो के साथ हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक प्रकार से रिक्वेस्ट नहीं बोल सकता, हम आपके सीनियर हैं, हम आपको यही कंसल्ट करेंगे कि 12th के एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक आप अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप को दूसरों से आगे लेके जाइए। थैंक यू बच्चों। प्रशांत सर, बैक टू यू। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे क्या मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 2 लोगों को मैं इस वीडियो में लाना चाहता था, सीए साहिल अरोड़ा और मोहता सर। उन दोनों को मैं वीडियो में लाना चाहता था, बट लॉकडाउन की वजह से हम फिज़िकली बहुत अपार्ट हैं, बहुत दूर दूर है, इसलिए उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि समर्थ 1 या 2 लोगों से नहीं है। मनीष सर और मैं तो आप फिज़िकली साथ में मिल लेते हैं, लेकिन साहिल सर दूसरी जगह पर है और मोहता सर भी दूसरी जगह पर है, तो उन लोगों के इनपुट्स भी आपको ज़रूर थोड़े टाइम में जैसे हम मिलेंगे उनके साथ मिलेंगे और वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।